कटु अनुभव से सीख कर होता बेड़ा पार, गांठ बांध कर राखिए यह जीवन का सार, गांठ बांध कर राखिए यह जीवन का सार। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप सबके बीच अपनी अपने कार्यक्रम आपके बात नंदिनी के साथ एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने शुरुआती दोहा में स्वरचित दोहे में बात कही कि कटु अनुभव से सीख कर होता बेड़ा पार, तो आज हमारे बीच ऐसी ही तीन नारियां हैं, भारत की ऐसी तीन बेटियां हैं जो अलग अलग शहरों से आती हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा अलग अलग विषयों में हुई है, अलग अलग कार्य क्षेत्र से हैं, अलग अलग पारिवारिक माहौल से आई हैं, परंतु हिंदी की बेटियां हैं, माँ हिंदी की साधना करती हैं और अपने अनुभव से आज तीनों देश में एक मकाम प्राप्त कर चुकी हैं। तो इस कार्यक्रम के मैं पहली जो गेस्ट है आज की, उनको बुलाती हूँ। जो हमारी पहली मेहमान है आज की, उनका नाम है नम्रता जैन। नम्रता जी मध्य प्रदेश के छतरपुर से आती हैं और 4 वर्षों से मंचों और टीवी की दुनिया में काव्य पाठ कर रही हैं। नम्रता जी की पढ़ाई अद्भुत है, बीएससी मैथ से है, फिर बीएड है, फिर हिंदी साहित्य से एमए और आजकल पीएचडी के लिए अध्ययनरत है। मैं नम्रता जैन का अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नम्रता जैन जी जब तक जुड़ती हैं तब तक मैं अपनी आज की दूसरी मेहमान को बुलाती हूँ। वो भी बहुत ही अद्भुत नारी हैं। मेरी अगली मेहमान है प्रमिला दीक्षित जी। प्रमिला दीक्षित जी का जन्म तो कानपुर में हुआ और पेशे से पत्रकार हैं। प्रमिला जी आज तक जैसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के साथ 1.5 दशक तक काम करने का अनुभव रखती हैं। बहुत सारे पुरस्कारों को जीता है उन्होंने अपने निष्पक्ष पत्रकारिता की वजह से। हिंदी मंच पर सक्रिय हैं, बहुत सारे कार्यक्रम लेकर के हमारे बीच आती हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अपना माइक ओपन कर लीजिए प्रमिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद नन्ही जी, इस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा बनाने के लिए। और आपको भी हम सुनते हैं तो आप हिंदी की जितनी सेवा कर रही हैं, हम भी आपके साथ ही अग्रसर हैं, लग रहे हैं साथ में। लेकिन बाकी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और हम सब माँ हिंदी की बेटियां हैं और सबको साथ मिल करके आगे बढ़ना है। मैं सिटी अपडेट के माध्यम से आप सभी श्रोताओं को, मुझसे जुड़े सारे दर्शकों को फिर से धन्यवाद करती हूँ कि कि आप हमारे शो के श्रोता बने, शो के दर्शक बने। और इस चैनल सिटी अपडेट चैनल के संस्थापक और एडिटर प्रवीण कौशिक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी धन्यवाद के साथ मैं अपनी आज की तीसरी मेहमान को आमंत्रित करती हूँ, जिनका नाम है सपना सोनी जी। सपना सोनी जी मूलतः आगरा से हैं और दौसा में रहती हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई भी अद्भुत है। अंग्रेजी साहित्य से एमए है और हिंदी की बेटी हैं, हिंदी की कविताएं रचती हैं। अब विभिन्न मंचों पर, टीवी चैनल्स पर, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर काव्य पाठ का अनुभव रखती हैं। एक संयुक्त परिवार की बहू होकर के बहुत बड़ी जिम्मेदारियों के साथ, अपनी मौलिकता के साथ भारतीय मंचों पे अपना झंडा गाड़े हुए हैं। मैं सपना जी का अपने इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत आभार नंदिनी जी, बहुत बहुत आभार प्रवीण जी आपका भी। और प्रमिला जी, आपसे पहली मुलाकात है, आपको प्रणाम मेरा। और नम्रता भी शायद हमारी छोटी बहन जुड़ने वाली है, जो देश की बहुत ही अच्छी कवित्री है, ओज पढ़ती है। उसका भी स्वागत करती हूँ जब भी आएगी, पर मैं पहले से कर देती हूँ। तो बहुत बढ़िया शो होने वाला है। मुझे पता है आपने हीरे चुन चुन के लेके आए हैं और मुझे चुना है तो जरूर, क्योंकि मैं एक सर्राफों के परिवार से हूँ, स्वर्णकार परिवार से हूँ, तो मैं सोने चांदी हीरे मोती ये बातें करती ही रहूंगी बीच बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और
कोरोना काल खत्म हो जाए तो आपके दुकान पे मैं और प्रमिला जी पहुंचते हैं कुछ खरीदारी करने। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, चले आइएगा, बिल्कुल चले आइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सितंबर है और श्राद्ध का जो माह आता है, सभी दुकानों पर सेल होती है, पर हम स्वर्णकार वाले जो हैं वो सेल नहीं लगाते हैं। जी बिल्कुल हम लोग सपना जी। जी, वैसे स्वागत है आप जी लोग का, बिल्कुल। कभी भी और आइए, आपका ही घर। जी बिल्कुल। और नम्रता, आजकल वैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, हर एपिसोड में किसी न किसी मेहमान को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम सब उस दिक्कत को द शो मस्ट गो ऑन वाले कोट को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल। पहले जो सवाल है वो नमित प्रमिला जी से सवाल आपके पास लेके प्रमिला जी एक आते हैं कि बचपन से ही हिंदी साहित्य में रुचि है आपको, 6वीं कक्षा से कविता का सृजन कर रही हैं। ये सब किससे प्रेरित होकर शुरू किया? पहली कविता कब लिखी? किस टॉपिक या किस व्यक्ति या किस भाव से प्रेरित होकर के कलम ने पहली पंक्ति लिखी? नन्ही जी, मैं यूपी से ही हूँ, कानपुर से ताल्लुक रखती हूँ। तो यूपी के जो रहने वाले हैं उन वो बच नहीं सकते साहित्य से। आप देखेंगे वहाँ गली नुक्कड़ चौराहे पर भी राजनीतिक चर्चा, सरकारें तो यूं बन जाती हैं चौराहे पे खड़े होके, कोई पान वाले की दुकान पे पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। तो वैसे ही साहित्य जी में रुचि से आप अछूते नहीं रह सकते। और खासतौर पे मैं यूपी बिल्कुल। बोर्ड से पढ़ी हूँ, तो उन किताबों हम्म। में जिस तरह की हिंदी होती है और जिस रुचि से पढ़ाया जाता है, तो बमुश्किल आप उससे बच पाते हैं। और बचपन से महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान और इन जी सबको पढ़ते पढ़ते रुझान आता गया। और नम्रता हमारे साथ जुड़ गई है, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बिल्कुल। नम्रता जी प्रणाम। स्वागत है नम्रता। तो उनको पढ़ते बहुत पढ़ते बहुत रुचि हुई धन्यवाद और आप सभी का। जी नम्रता। जी प्रमिला जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो उन सबको पढ़ते पढ़ते रुचि हिंदी साहित्य में बहुत हुई। और जिस वक्त में हिंदी में लोगों की डिस्टिंक्शन नहीं आती थी, मतलब ये मैं अपने यहाँ नंबर नहीं बता रही हूँ और बाकी नंबर का कोई ऐसे औचित्य भी नहीं होता, लेकिन तब डिस्टिंक्शन आ जाया करती थी मेरी हिंदी में, तो लोगों को अचरज होता था। हाँ हाँ, और आपने क्या जहां बात है। तक बात की है कि पहला सृजन, तो 6वीं कक्षा से मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। कविता मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी तब लिखी हो, और हो सकता है लिख भी दी हो, क्योंकि वो बेतुकी शायरी ट्रकों के पीछे पढ़ते पढ़ते वो सब, उसमें तो हम अपनी कोशिश हाथ आजमाते रहते थे। लेकिन पहली जी कविता मुझे जो ठीक से याद पड़ती हो, वो मैंने साल 2007 में हंस का एक मीडिया विशेषांक छपा था, तो हंस के लिए मुझे लिखनी थी। और टॉपिक आप जी। पूछेंगे तो वो मीडिया वालों पर ही था। तो वो अच्छा थोड़ा सा अब उसी पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर करते हुए मैंने कुछ अच्छा लिखा था। तो पहली कविता मेरी वहां से शुरू हुई थी, हालांकि उसमें कहानी भी छपी मेरी, लेकिन पहली कविता जी वहां से लिखी गई। उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी, वहां पर कहानियां लिखते गए और फिर पत्रकारिता में ही लंबा वक्त बीता। लेकिन अब चूंकि जब जी मैं स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ, जब मैंने ये सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, और अब खाली वक्त होता है कि हाँ मैं अपने जो ये साहित्यिक विधा जो ईश्वर की देन है उसको थोड़ा सा मैं विस्तार दूं, कुछ सोचूं, कुछ लिखूं। तो बट समाज के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी घटित होता है और मुझे कहीं अंदर तक झकझोरता है या मुझे लगता है, तो मैं वो लिखती हूँ। जी जी बिल्कुल। और सही बात है कि कविता जो है वो अंदर से ही स्फुटित होती है। बहुत सारे लोग कभी कभी बिल्कुल इनबॉक्स में बोलते हैं मैसेंजर पे कि दीदी कविता लिखना सिखा दीजिए। मैं उनको कितनी बार कहती हूँ कि कविता लिखना कोई नहीं सिखा सकता, आपको मीटर मात्रा सिखा सकता है, पर जब तक भाव नहीं आएगा आप शिल्प को कैसे बनाओगे? पहले तो भाव आना चाहिए। तो बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है कि समाज में घटना हो रही है। और बहुत अच्छा आपका उत्तर। और अगले सवाल को लेकर सपना जी मैं आपके पास आती हूँ कि मेरी तरह आप भी अंग्रेजी साहित्य से स्नातकोत्तर हैं और रुझान हिंदी साहित्य के पठन पाठन और लेखन, कैसे हो गया ये? अंग्रेजी साहित्य से हिंदी साहित्य का सफर कैसा रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, बल्कि मेरे लिए तो कह सकते हैं कि बहुत ही रोचक रहा कि मैंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा तो मुझे उसमें भी बहुत सारी और अलग चीज़ें समझ में आने लगी। और जी, हिंदी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी ही है। और सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि कविता मेरे मन में, मेरे अंदर जो बीज अंकुरित हुआ, वो हुआ मेरे परिवार से। मेरे पिताजी भी लेखक जी, थे। उन्होंने भी तमाम अच्छा, गीत, गज़ल, भजन आदि लिखे। तो आज वो इस दुनिया में हुँ, नहीं है, लेकिन उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का अंश है मुझ में, वही कवि रक्त है मुझ में, जो मुझे जी, प्रेरित करता है कि मैं उनके पग चिन्हों पर चलूँ। और मेरे पिताजी को मैंने, मेरा बचपन, जब मेरी आँखें खुलती थी सुबह, तो मैं उनको भजन गाते हुए, उनकी गज़लें गुनगुनाते हुए देखा करती थी। तो ये मुझे विरासत मतलब में मिली आपको है कविता। विरासत जी। में जी, जी, बिल्कुल। तो जी, मेरा तो बचपन पूरा कवितामयी, संगीतमयी रहा है। संगीत मेरा विषय रहा। मुझे संगीत बहुत रुचिकर है मेरे लिए। और मैंने गायन की भी शिक्षा मैंने स्कूल समय में ली। और मैं वादन भी करती हूँ। मैं काफ़ी सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में काफ़ी संगीत वाद्य बजाना भी जानती हूँ। तो एक माहौल सा था मेरे जी, घर में, जी, साहित्य और संगीत का समावेश था। तो शायद वो सब मेरे हुँ, अंदर, मेरे भीतर कहीं न कहीं वो मुझ में घर करता गया। और आज जब मुझे लगा कि मैं अपने परिवार को शादी के बाद व्यवस्थित कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि इन हुँ, सब चीज़ों के लिए जब माँ शारदे ने मुझे इन सब चीज़ों से उपहार दे कर के नवाज़ा है, तो मुझे इन सब चीज़ों तक, दुनिया तक भी पहुँचाना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जो मैं लिख रही हूँ श्रोताओं तक सुनाना आवश्यक जी, है, पाठकों तक पहुँचना आवश्यक है। जी। बिल्कुल सही बात है और सही में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो कहीं न कहीं समाज को एक सीख दे कर के जाता है और और बहुत मुश्किल होता है जब सामने एक पत्रकार बैठा हो और बैठी हो और मैं उससे सवाल करूँ, तो डर लगता है, ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। फिर भी अगले सवाल के साथ मैं प्रमिला जी के पास आती हूँ और प्रमिला जी, मुझे पता चला है कि आपको निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। कृपया हमारे श्रोताओं को बहुत इसके बढ़िया। बारे में कुछ बताएँ। ये हिम्मत कहाँ से आती है कि जल में रह के मगरमच्छ से बैर ले लेती हैं और लिख देती हैं और फिर पुरस्कार भी मिल जाता है। तो ये तो हैट्स ऑफ वाला सिचुएशन हो गया। कैसे होता है ये सब? बहुत 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 धन्यवाद उसके लिए। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब जिन लोगों के साथ बैठी हूँ मुझे डरना चाहिए, क्योंकि मुझे कविता में जो मात्रा, बहर, रदीफ, काफिया, ये अभी अभी तक मेरा बिल्कुल मीटर पे नहीं आता और मुझे नहीं समझ आता। मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में अपनी कॉपी चेक कराती हूँ, एक दफा जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछती हूँ क्या ये मैं ठीक है, तो मैं अपने बस भाव व्यक्त कर देती हूँ। वो पद्य का गद्य में होता है बेसिकली। तो आप लोगों से मुझे डरना चाहिए। और जब आपने नहीं, पत्रकारिता की हुँ, बात की है, नहीं, तो डरने की विषय। बचपन से जो कि मैं वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही थी, तो मुझे मतलब मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तुझे हमेशा बचपन से पता था तुझे क्या बनना है। जब जिस वक्त क्या में बोलूँ? 8वीं 9वीं में लोग तय कर रहे होते हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे, तो मेरा तय होता था कि हाँ मुझे पत्रकार बनना है, मुझे लिखना है। तो कानपुर में ही रहते हुए जब ग्रेजुएशन ही नहीं की थी मैंने, तो अखबार में एक कॉलम आता था, मुझे शिकायत है। तो मैं उस अच्छा, कॉलम के लिए लिखती थी, और जिस दिन वो छपता था तो उसकी कटिंग भी बाकायदा रखती थी। उसके बाद धीरे अच्छा, धीरे ये उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि फिर जब मैंने तय ही कर लिया था कि हाँ मुझे पत्रकार बनना है, फिर वहां से निकल के फिर मेरा लखनऊ का सफर हुआ, फिर लखनऊ से दिल्ली आना हुआ। और ये भी नहीं, सिर्फ पत्रकार बनना ही नहीं, मुझे ये भी पता था मुझे किस चैनल में काम करना है। मैं अपने पिताजी को बोलती थी मुझे इस चैनल में काम करना है, ये आज तक नंबर 1 चैनल है यहाँ। तो मुझे याद है जब मेरा क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब घर से जा रही हो दूर, अब तो कोई काम होगा नहीं, तो सिर्फ पढ़ना, हुँ, नंबर 1 आना। तो मैंने कहा इसमें प्रोफेशनल कोर्स में नंबर 1 कुछ नहीं होता, मुझे नंबर 1 चैनल में हाँ, काम करना है। तो चैनल पे जाना हाँ, तो मेरा तय किया जो आवाज़ आने ट्रेनिंग है। जी, आवाज आ रही है अब आपको? हाँ, बिल्कुल हाँ, आ आ रही है, रही आप है। बोलिए। जी,
आज तक की जो ट्रेनिंग है और आज तक खुद में जैसा चैनल है, तो वो आपको बोल्ड बना ही देता है। अब आधा काम तो अब उस चैनल में जिस तरह से सिखाया जाता है एक ट्रेनिंग लेवल पे ही, तो निष्पक्ष होकर और बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी बात करना। मुझे याद है जब मैं बिल्कुल इनिशियल डेज में माइक लेकर जाती थी, तो कई बार वो कहता था वो फलाने नेताजी बुला रहे हैं आपको, तो मैं कहती थी वो क्यों बुला रहे हैं, उनको बोलो इधर आए। तो कई साथ मेरे कैमरा पर्सन होते थे, तो कहते थे तुम्हारा बहुत एटीट्यूड हाई है। लेकिन एक्चुअली ऐसे होना था कि हम अगर पत्रकार हैं, हम किसी से सवाल करने जा रहे हैं, तो हमें किसी के ओहदे से उसके प्रताप से डरना नहीं चाहिए। सही बात है, अगर हमारे डरना पास नहीं उनके लिए चाहिए। कोई सवाल है, वो किसी भी घेरे में है, तो वो होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने अपने इस आज तक के 15 साल के करियर में, आज तक में क्योंकि मैंने पूरे 15 साल वहां पर टीवी रिपोर्टिंग की है, तो मैंने वहां पर दंगों से लेकर ब्लास्ट तक, उसके बाद कई त्रासदी हाँ से लेकर केदारनाथ से लेकर कश्मीर तक सब कुछ देखा है। और मुझे लगता है कि जी जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो, तो आपके जिस तरह ऑपरेशन होता है, तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो आपको दर्द वेरी तो गुड। हो रहा होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा था। तो रिपोर्टिंग के वक्त जी में शायद आपके इमोशंस पे कहीं एनेस्थीसिया होता है, जो आप होते तो है और उमड़ भी रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त आपको कोशिश ये रहती है कि आपको ये सब जनता तक पहुंचाना है, पहले अपने दफ्तर भेजना पहुंचाना है, है। और वो सब चीजें जो घट रही हैं वो सबसे पहले लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी आज तक सबसे पहले कहलाता है। तो वो होता है, लेकिन बाद में आप उसको याद करो उस घटना को, तो बहुत दुख होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिन्हें मैं याद करके अब विचलित भी होती हूँ, और मैं उनको एक किताब की शक्ल में कोशिश कर रही हूँ लेकर आऊं। लेकिन हाँ, ये सब कुछ किया और निर्भीकता से किया, और संवेदना भी पर्याप्त रखी। आजकल के वक्त में हम जैसे देखते हैं कि लोगों को सोशल मीडिया के बाद बड़ा चस्का आ गया है, यार ये सब कुछ ये तुरंत लाइव कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। राइट, आपकी कुछ मानवता के प्रति भी जिम्मेदारी है, और हमारे साथ कैमरा पर्सन भी होता था। बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति सड़क पर मर रहा है, तो आपका कर्तव्य है आप बचाएं। अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी, तो आपका कैमरा पर्सन कर लेगा। आपकी कर पहली लेगा, सही जिम्मेदारी बात है। मानवता के प्रति है, आपको उसे बचाना है। तो मुझे लगता है अवार्ड तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन हाँ, अपना कर्म करना जरूरी है, वो मैं करती गई हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही प्रमिला जी आपने, और सच में मुझे लगता है देश में ऐसे निर्भीक पत्रकारों की जरूरत है। और आप बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीलांस और पत्रकारिता करके भी समाज पे, मुझे याद है आपने निर्भया के लिए भी बहुत अच्छा कवरेज किया था, और उसके बाद फिर शायद आप विचलित भी बहुत हुई थी, ये भी मुझे आपके द्वारा ही कभी पता चला। तो अच्छा लगता है कि एक औरत पुरुष प्रधान समाज में एक पत्रकारिता में इस तरीके से मतलब कठोर होकर के और इस तरीके से निर्भीक होकर के कार्य करती है, तो सच में सभी नारियों के लिए एक सम्मान की बात है। और हमारी बहन नम्रता भी जुड़ गई है। नम्रता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं एकदम सुन पा रही हूँ आप सभी को, और जी बहुत बिल्कुल अच्छा लग नम्रता, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नम्रता, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी हमारी तरफ से स्क्रीन आप और सभी को सुंदर। बहुत बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल, बहुत नमस्ते स्वागत है। नम्रता, नम्रता जी, कैसी हो? अच्छी हो? थोड़ा सा आवाज, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लो, हल्का सा। अच्छा, ज्यादा है? एक नम्रता जी, मैं दोबारा कनेक्ट होना चाहूंगी, आपकी आवाज चली गई है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, मैं दोबारा कनेक्ट होना चाहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है प्रमिला जी, मुझ आपको तक बाहर आपकी जाने की आवाज नहीं जरूरत नहीं पहुंच है। रही आप है। नहीं, पहुंच रही है, आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है। मेरी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल नम्रता, और अब बिना समय को जाया किए मैं आपके पास अपने प्रश्न को लेकर के आती हूँ कि मैथ से बीएससी, उसके बाद फिर बीएड, उसके बाद फिर हिंदी साहित्य से एमए, पीएचडी में अध्ययनरत, इतनी छोटी उम्र में कहाँ से ओछी कविता के भाव को लेकर के आती? पहली कविता कब लिखी? पहली बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस इतने अच्छे शो नंदिनी की बात आपके साथ में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ सपना दीदी बिल्कुल, भी जुड़ी हुई है। दीदी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रमिला मैम, आपको मैंने आज तक पर बहुत नमस्ते। देखा है, आपको बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार। और अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि मैथ से बीएससी, उसके बाद हिंदी लिटरेचर में एमए, बीएड,
तो बीएससी किया, मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ शुरू से। उसके बाद बीएड किया और बीएड के बाद अभी एमए कर रही हूँ मैं, और उसके साथ साथ पीएचडी के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो हिंदी साहित्य के प्रति एक रुझान मेरा बचपन से ही था, पर मैथ से मैंने पढ़ाई की। और अभी आपने जो कहा कि पहली कविता कब लिखी, तो पहली कविता मैंने 7th क्लास में लिखी थी। मैं उस समय 12 और 13 साल की रही होंगी, पर मुझे वो कविता याद नहीं है। एक कोई भजन टाइप का लिखा था, किसी ने इतना प्रमोट नहीं किया तो मैं वो भजन भी भूल गई कि मैंने क्या लिखा। पर उस टाइम से मैं थोड़ा लिखती जा रही थी। फिर 12th क्लास से लेकर मैंने कुछ ढंग का लिखना शुरू किया, जो कुछ फिर उसके बाद मिलती गई, लाइन मिलती गई और कैसे क्या करना है वो समझ में आता गया। हाँ, छोटी उम्र की लंबी दास्तान आपकी। और अच्छा लगता है जब इतनी छोटी छोटी बच्चियां इतना कुछ सपना कर जाती हैं कि टीवी चैनल्स और मंचों पे इतना बढ़िया एक मुकाम हासिल कर बहुत जाती अच्छा है। कर। मैं नम्रता से हमेशा कहती हूँ कि 15 साल की मेरी बेटी है, तुम मुझसे कुछ 2, 4, 5, 7 साल बड़ी होगी, तो मुझमें तुम हमेशा मेरी बेटी की जैसी मुझे लगती हो। और सपना, मेरी तरफ अब से भी अगले आप सवाल को ले। सम्मान ही देती हूँ मैं हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद। और सपना, बहुत कम समय में आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगी कि आगरा में जन्म, दौसा में विवाह, देश के कई शहरों में साहित्यिक यात्रा का ये सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? मेरे लिए भगवान ने एक बहुत अच्छा सा काम ये किया कि मेरी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई है। मैं राजस्थान के दौसा जिले से हूँ। दौसा जिला अभी बना है, कुछ वर्ष हुए हैं। लेकिन जो मेरा परिवार है संयुक्त है, और मैं बिल्कुल बेपरवाह हो जाती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना बच्चों के पीछे से चिंता होती है। मेरी सासू माँ, मेरी देवरानियां, इतना बड़ा परिवार है, चाची जी वगैरह सब लोग साथ हम लोग रहते हैं। तो मुझसे ज्यादा मेरे बच्चों की फिक्र वो करते हैं। तो पीछे से मुझे देखना सोचना कुछ नहीं पड़ता, सब लोग हैं घर में सपोर्ट। रखने वाले। हाँ, पूरा सपोर्ट है फैमिली का। सही बात है, तो सही बात है। ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है, जो परिवार है हाँ वो रीढ़ की बिल्कुल हड्डी है कि वो बिल्कुल। सपोर्ट करता है। और बहुत। मेरी जो नौकरी छूटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर की, वो सिर्फ इसलिए छूटी कि मेरी बेटी 2.5 वर्ष की थी और पतिदेव डॉक्टर रेड्डीज के हाँ। प्रोजेक्ट में चेन्नई थी। कोई देखने वाला उसको नहीं था और मैं एडहॉक पे थी, तो मुझे मतलब छोड़ना पड़ा। अब मुझे अफसोस होता है कि मेरे साथ की जो टीचर्स थी वो आज कहाँ किस मुकाम पे पहुंच गई हैं। 10-12 वर्ष हाँ पुरानी जी। बात है। अगले सवाल के साथ मैं फिर एक पत्रकार से पत्रकारिता करने पहुंचती हूँ कि प्रमिला जी, 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो में संचालन, लेखन, मंच, वक्त कैसे जुटाती हैं इन विभिन्न कार्यों के? देखिए, वक्त तो निकल ही आता, और वही बात है, मैं वक्त नहीं निकालती तो मेरे बच्चे मतलब इतने समझदार हैं। मुझे याद है जब मैं उत्तराखंड गई थी, वहां जो 2013 में जो ट्रेजेडी हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, तो मेरी बेटी ने दरवाजा रोक लिया था। तो मैंने उससे कहा, वो 3-3.5 साल की थी, मैंने उससे बोला कि बेटा वहां बहुत लोग फंसे हुए हैं पानी में, तो वहां बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, वो लोग फंसे हुए, तो हमें तो जाना पड़ेगा उनको बचाने के लिए। तो उसने मुझे बिल्कुल खुशी खुशी जाने दिया। जब मैं लौट के आई, उसके बाद वो टीवी पर किसी को रोता देखती थी तो कहती थी, मम्मा आपने इसकी मदद नहीं की। तो बच्चे मेरे शायद हम लोगों को टीवी पर देख देख के इतने समझदार हो गए कि उन्हें लगने हो लगा कि जाते हाँ हैं। ये हाँ ठीक काम कर रहे हम हैं, तो इनको डिस्टर्ब मत बिल्कुल करो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो और बाकी जैसे सपना जी ने कहा उनका संयुक्त परिवार उनके पीछे है, तो अब हमारी तो न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन मेरा संयुक्त परिवार के रूप में ऐसा काम जो है वो मेरे पति संभाल लेते हैं। तो जब वो होते हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं होती, तो मेरा काम हो जाता है। जी जी सही बात है। बिना मुझे लगता है कि परिवार की तो जिम्मेदारी अपनी जगह है ही, उसका एक बिल्कुल अलग बिल्कुल। रोल है। लेकिन अगर पति अपने साथ हो तो कोई भी कार्य जो है किसी भी महिला के लिए, अगर उसके अंदर हुनर है तो फिर दूर नहीं है।
अपने ऑल इंडिया रेडियो के अनुभव के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए प्रमिला जी। ऑल इंडिया रेडियो में मैं 2003 से काम कर रही थी। और वहां पर मैं तब काम करती थी जब 200 या 300 रुपए के चेक मिला करते थे मुझे। तो जब दिल्ली आई थी तो ऐसे ही काम शुरू किया था, कहीं पे थोड़ा बहुत काम मिल जाता था तो वो कर लिया करते थे। और वो 200-300 रुपए भी जो चेक मिलते थे मुझे, मतलब पैसे तो हो गए कहने को, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं होता था क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई बैंक खाता नहीं था। तो पैसे मुझे घर से ही मंगाने पड़ते थे। उसके बाद जब नौकरी लगी, एक सैलरी अकाउंट बना, तो वो सारे चेक काम में आए। तो साल 2003 से वहां काम कर रही थी। उसके बाद जब आज तक में नौकरी लगी, बीच में सहारा में कुछ वक्त काम किया, यूनाई में काम किया मैंने। फिर जब आज तक छोड़ा मैंने, उसके बाद वापस से वहां जाना शुरू किया। और रेडियो में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि हम बड़े कुएं के मेढक होते हैं। जब तक हम टीवी में काम करते हैं तो हमें लगता है टीआरपी ही सब कुछ है, या महानगरों में लोगों ने हमें देख लिया और हम तो तुरम खाओगे, फलाना मुझे पहचानता है, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ। लेकिन जब आप रेडियो में कुछ चर्चा करते हो तब समझ में आता है, जब आपको आप उम्मीद नहीं करते कितने रिमोट एरिया से फोन आते हैं, कहाँ दूर दराज गांव में, जो अभी भी पूरी तरह से रेडियो पर निर्भर है। तो मेरी जो चर्चाएं होती हैं उनमें अक्सर लोग बहुत दूर दराज गांव, जिन गांवों के हमने नाम नहीं सुने, वहां से फोन करके बात करते हैं। और रेडियो में काम करने से होता है कि आपका तलफ्फुज, आपका उच्चारण साफ हो जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं। और सामान्य आज की तारीख में भी रेडियो को, मतलब चाहे कितने भी एफएम आ जाए, लेकिन आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता। जी बिल्कुल सही बात है कि हम जो है हम सब मेरे ख्याल से 70s 80s के पैदाइश हैं। तो वो जो लेट 70s के पैदाइश होंगे या अर्ली 80s के, तो वो समय तो दूरदर्शन का और नहीं, मैं आफ्टर 80 हूँ, मैं आफ्टर 80 हूँ। मैं कुछ नहीं कहती। नहीं मतलब वो मैं नहीं, वो उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ उस समय तो हमें ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती और दूरदर्शन पे ही हम निर्भर थे। हमें सारी जो सूचनाएं मिलती थी वो सब, वो हमारे बच्चों के समय इतने सारे चैनल्स आ गए। नहीं, उसका बहुत आनंद भी एक अलग ही आनंद है। मुझे लगता है कि मैं भी इतनी व्यस्तताओं से निकल के जब कभी मुझे दूरदर्शन राजस्थान से या आकाशवाणी केंद्र से बुलावा आता है तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। मुझे वहां जाकर एक अच्छा, मतलब अलग सी अनुभूति, एक सुखद अनुभूति होती है। मैं जरूर जाती हूँ वहां, मुझे अच्छा लगता। जी जी। अगले सवाल के साथ मैं नम्रता के पास आऊंगी और फिर सपना से भी इसका जवाब जानना चाहूंगी कि नम्रता, बहुत सारे मंचों पे हम सब परफॉर्म करते हैं और कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ के मंच से उतरते हैं तो हमारे जो वरिष्ठ कवि जन है या हमारे साथी जन भी होते हैं, जो कवि मित्र, कवित्री मित्र, वो कहते हैं कि कविता तो बहुत दमदार थी, प्रस्तुति में थोड़ी कसक रह गई। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता है कि कविता के ऊपर प्रस्तुति हावी हो गई है, या प्रस्तुति का क्या मतलब, इसका क्या रोल हो जाता है? कविता और प्रस्तुति का तालमेल बैठाना है, या प्रस्तुति ज्यादा अच्छी होती है, कविता कमजोर हो तो भी प्रस्तुति के बल पे हम मंच पे श्रोताओं का मन जीत लेते हैं? हाँ दीदी, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी प्रस्तुति हावी होती है तो कभी कविता हावी होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे श्रोता कैसे हैं और कैसा श्रोताओं ने रिस्पॉन्स किया। इसके लिए हमारे कवि भी तभी ये कहते हैं जब हमारा रिस्पॉन्स कम मिलता है या रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। तो जब रिस्पॉन्स प्रस्तुति पर ज्यादा मिल गया है कविता पर, फिर उनका वो सोचना है कि इनको कविता पर रिस्पॉन्स मिला या प्रस्तुति पर, ये तो हमारे श्रोता ही बता सकते हैं। तो जब रिस्पॉन्स कभी कम होता है तो लोग ऐसी अटकलें लगाने लग जाते हैं कि आपकी कविता कम थी, क्या प्रस्तुति कम थी। तो इसको तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन कई बार मैं खुद का ही जब आत्मावलोकन करती हूँ कि क्या हुआ, तो कुछ मुझे समझ आता है कि कहाँ कविता कम थी, कहाँ प्रस्तुति कम थी। और निश्चित रूप से जब शुरुआतों में मैं मंच पर जाती थी तो प्रस्तुति तो मेरी अच्छी होती थी, पर कविता मुझे पता है कि मेरे पास अच्छी नहीं थी। हालांकि आज भी बहुत अच्छी कविता मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रस्तुति मैं बचपन से ही प्रस्तुति देते आई हूँ, तो मुझे प्रस्तुति में तो ज्यादा कुछ नहीं लगा। पर कविता लेखन में दिन ब दिन मैं मेहनत करती हूँ, आज भी करती हूँ, आगे भी करूंगी।
तो ये डिपेंड करता है कि हमारे श्रोता हमें क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको हमारी कविता अच्छी लग रही है कि प्रस्तुति अच्छी लग रही है, फिर उसी के अनुसार हमारे कवि और अन्य लोग इसके लगाने लग जाते हैं कि आपने क्या अच्छा किया। मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा जवाब दिया नम्रता आपने। और सपना, आपसे भी इसका जल्दी से जवाब चाहूंगी। मुझे लगता है कि मंच पर ये कोई बात नहीं है। नम्रता से भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे श्रोता कैसे हैं, हम जैसे चाहें वैसे श्रोता हर जगह नहीं मिल सकते, तो हमें ही अपने आप को मजबूत करना होगा। और दूसरी चीज एक और भी कि मंच पर जब हम होते हैं तो हमें कई सारी चीजों के नंबर मिलते हैं। हमारी प्रस्तुति के नंबर अलग होते हैं, हमारी कविता के नंबर अलग होते हैं, हमारे मैं कहती हूँ हमारा जो पहनावा है उन सब चीजों, मतलब बहुत सारी चीजों के हमें नंबर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक कवि सम्मेलन से हमें हर कुछ मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर एक कवि सम्मेलन हमें नई चीज सिखा कर जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए कि पिछली बार हमसे क्या गलती हुई थी और इस बार हमें और क्या नया करना है। तो और हम अपना कविता पाठ और किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं और हम इसमें किस तरीके के सुधार ला सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है महिलाओं के साथ कि वो गा कर पढ़ती हैं, तो ये प्रभावी होता है लोगों पर, जल्दी से लोग उसे अपने जहन में समाहित कर लेते हैं। धुनें कुछ लोगों के मन में बसी हुई होती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रस्तुति अपनी जगह है, कविता अपनी जगह है। यदि इन दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाए तो वो सब कुछ प्रभावी हो जाता है। और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि पहले मंचों से सीखना चाहिए कि हमसे पिछली बार क्या गलती हुई जो इस बार नहीं करनी है, और हम कुछ अपने अंदर बदलाव लाते जाएं। और मेरे साथ अभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कवि ने ऐसा कहा हो कि तुम्हारी मंच अच्छा था, कि प्रस्तुति अच्छी थी या कविता अच्छी थी, ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी खुद को ही इंसान, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ज्यादा कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद को पता होता है आपने क्या गलत किया, आपने क्या सही किया, तो बस खुद ही उसे सुधार कर लीजिए। हाँ, वो तो है, खुद सुधार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता, बहुत सारी कवित्री जो सखियां मेरी, उन लोगों ने ये बात बोला कि नहीं, उनको बताया जाता, उनको जताया जाता कि इस बार आपकी कविता अच्छी थी, इस बार आपकी प्रस्तुति अच्छी थी, या इस बार दोनों अच्छी थी। प्रमिला जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस प्रश्न पर? मैं तो पहले नम्रता से यही कहना चाहूंगी, हालांकि वो यकीनन मुझसे वो लगातार पढ़ रही हैं और अच्छा पढ़ रही हैं, तो उनके तजुर्बे पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन नम्रता, अगर ये अपनी उम्र के तजुर्बे से बता रही हूँ, अगर किसी ने आपको कहा है कि ये कमी रह गई, अगर आपका शुभचिंतक है, भलाई में बताया है, तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे कहा है तो वो आपको डामाडोल करने के लिए कहा है, क्योंकि शायद वो आपके आत्मविश्वास से डामाडोल हो गया हो, ये बात रहती है। और दूसरा, आप खुद में सोचिए, एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मैंने मतलब पढ़ी, कि खुद को कमतर मत आंकिए, आपको कमतर आंकने के लिए तो लोग हैं, तो खुद को तो कभी ऐसा नहीं सोच रही थी। और अपना इवैल्यूएशन खुद करना चाहिए कि आप कैसा कर रहे हैं। मैं तो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहती हूँ जब मैं अपना कुछ नया लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद ही में रहती हूँ। मैं मतलब फिर अपनी मौज के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर इतना नहीं होना चाहिए। और सपना जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर एक मंच से कुछ सीख के आगे बढ़ना है, ताकि अगले मंच पे आपसे वो गलती ना हो, फिर उस मंच से जो गलती हुई है वो आगे ना हो, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ, आप ही आप होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आपसे ही जो है वो साइकिल शुरू करती हूँ प्रमिला जी, फिर प्रश्न लेके आपके पास एक आती हूँ। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत दिखती है। कोई अभी पिछले महीने, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, 2 अभिनेता गुजर गए, तो दोनों अभिनेता के पक्ष में भी लोग लिखने वाले थे, विपक्ष में भी लिखने वाले थे। एक बहुत बड़े शायर अभी गुजरे हमारे बीच, उनके लिए भी लोगों ने कुछ अच्छा कहा, कुछ बड़ा क्या क्या एक लेखक को अभिव्यक्ति की इतनी आजादी हो जाती है, इतनी आजादी हो जाती है कि वो फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर सके? क्या माँ शारदे ने कलम में ताकत इसीलिए दी है, चाहिए इसीलिए दी है? इस मामले में मेरा पॉइंट अभिव्यक्ति से ज्यादा, अभिव्यक्ति की आजादी से ज्यादा यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी यानी अभी जो वक्त चल रहा है, क्योंकि ये हम कुछ सर्टन इसी वक्त में ज्यादा सुनते हैं, भैया कुछ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, और यही कह के लोग कोसते हैं लोगों को, देखो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, बात पूरी कहते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोग कह देते हैं कि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अब इतना बोल रहे हो तो किसने रोका है? यानी अभिव्यक्ति की आजादी तो है, अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन उसका एक मर्यादा होनी चाहिए कि आपके सेंटिमेंट्स, आपकी बात किसी को हर्ट ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी के जरा सी बात से हर्ट हुए जा रहे हैं और आप दूसरे को कुछ भी शब्दों में हथौड़ा भी फेंक के मार दोगे तो दूसरे को जरा भी चोट लगी, दूसरा अपनी शिकायत लेके नहीं जा सकता। तो अभिव्यक्ति की अगर आजादी है तो वो सबको है, और अगर अभिव्यक्ति की आजादी एक मर्यादा में होनी चाहिए तो सभी के लिए होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नम्रता, क्या जवाब दोगी इसका? मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो कहा कि शारदे ने हमारी कलम में ताकत क्या इसीलिए दी है, तो सच में ये तो बहुत ही दुख का विषय है कि लोग कुछ भी आजकल सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं उस पर, किसी को भी गाली गलौज करना, किसी को भी कुछ भी कहना, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं है कि आप किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करें, किसी के धर्म, किसी के व्यक्तिगत मनभेद या मतभेदों से आप खिलवाड़ करें। अभिव्यक्ति की आजादी केवल इसलिए है यदि आप पीड़ित हैं, यदि आपका कोई अपना पीड़ित है तो आप उस मुद्दे को सामने लाकर रखें, इससे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, ना कि हम किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करें। मेरा ये मानना है। सही 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 उद्गार है तुम्हारे। और सपना, क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप, कि मतलब कवियों को क्या इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जिसकी जैसी भाषा है उसके विचार, उसके संस्कार प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं कि वो उनकी सोच क्या है। लोग बहुत सारे अभिनय करते हैं, लेखन में भी करते होंगे, अपने विचारों में भी करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी इन सब चीजों का खुलासा आ जाता है। जब वो आक्रोशित हो जाते हैं तो उनके मुंह से, मन से वही शब्द निकलते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं बस। जी बिल्कुल। और सही बात है बिल्कुल कि अगर हमें किसी बात की छूट दी गई है तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको एक लिमिट में अगर अपनी छूटों को, अपनी आजादी का प्रयोग करें तो वो समाज के लिए भी कल्याणकारी होगा। और हम सरस्वती पुत्र पुत्रियों के लिए तो ये एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि सोच समझ करके ही कलम चलाना है। अगले सवाल के साथ प्रमिला जी फिर आपके पास आती हूँ कि थोड़ा सा हटके ये प्रश्न है कि साहित्य के हर क्षेत्र में स्थापित होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सभी साहित्यकार को, लेखक को, कवि को। क्या आपको ऐसा लगता है कि मंच का जो संघर्ष है वो अकादमिक कविताओं, यानी जो सिलेबस में कविताओं हैं, उनके मुकाबले फर्क है, आसान है? क्योंकि मंच पे हम 4 कविताएं पढ़ करके लोगों के बीच में अपनी जल्दी से जगह बना लेते हैं, लेकिन जब हम वो अकादमिक जाते हैं, अकादमिक किताबों में जाते हैं, तो वो पहचान होने में वक्त लगता है। हाँ, मंच और अकादमिक पे निश्चित तौर पे उसमें फर्क है, उन दोनों में बहुत खासा अंतर है। और मंच भी क्या, अभी सोशल मीडिया पे कोई भी यूं वायरल हो जाता है, यूं क्लिक हो जाता है, उसकी वाहवाही हो जाती है, वो हर जगह छा जाता है, कुछ वक्त बाद में उसका कोई पता नहीं रहता। लेकिन जहां तक अकादमी की बात करें, अकादमी बहुत सोच समझ कर आपके रचनाओं को देखती है। आप देखिएगा, श्रीलाल शुक्ल जब मरणासन थे, जब वो बिस्तर पे पड़े थे अस्पताल के, तब उनको जाकर पुरस्कार मिलता है। तो पुरस्कार मिला, ये आप समझिए कि कितना संघर्ष पिछले पहले होता था, और अकादमी में अभी भी उतना संघर्ष है। तो मंच की बात कुछ और ही है। मंच में आप अपने हाव भाव से, आप अपनी प्रतिभा से, आप अपने आत्मविश्वास से, आप अपने उन शब्दों से जो सीधे लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सार गर्भित, बहुत गंभीर, अब जैसे हम मंच पे जिन लोगों को देख रहे हैं, अब ये बात हुई कि मंच में कई चीजें पॉइंट मैटर करते हैं। हमने कभी श्वेता देवी को मंच पर नहीं देखा, हमने अपनी लाइफ में ऐसे जिन लोगों को हम पढ़ के आ रहे हैं कभी मंच पर नहीं देखा, लेकिन हम उनका लिखा पढ़ते हैं, वो कितना सार गर्भित, कितना गंभीर और कालजयी है, हर वक्त में मौजूद है, वो किसी भी वक्त वो प्रासंगिक है। हरिशंकर परसाई को आप पढ़ेंगे, वो किसी भी वक्त में प्रासंगिक है। सही बात है। तो वो किसी वो आज की सरकारों को देख लें, पिछली सरकारों को देख लें, कभी भी आप
उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो मंच का एक अलग तरह का तजुर्बा है और अकादमी का एक अलग तरह का तजुर्बा है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि फिर भी चीजें पारदर्शी अगर हो जाएं थोड़ी, तो किसी व्यक्ति को मतलब ये कहने को नहीं होगा कि मैं डिजर्विंग था और मुझे नहीं मिला या मुझे लंबा इंतजार करना पड़ा। जी, सपना क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों के संघर्ष में बहुत फर्क है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। मंच की अपनी एक अलग दुनिया है, अकादमिक दुनिया एक अलग दुनिया है, और मुझे लगता है कि दोनों ही क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना सामंजस्य बिठाया हुआ है, मुझे लगता है कि वो हीरो हैं, जो दोनों ही दुनिया में अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित करे हुए हैं। और देखिए, सब जगह मुझे लगता है कि एक लाइन के उत्तर है इस बात का कि खुशबू को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता। खुशबू है तो बिखरेगी। सही बात। नम्रता, क्या बोलेंगे आप? मैं जो आदरणीय प्रमिला जी ने बोला और सपना जी ने बोला कि ये इन दोनों से ही मैं, इनका अपना तजुर्बा है और मैं आप दोनों से ही सहमत हूँ। और बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मंच वो चीज़ है जहाँ आप अपनी प्रतिभा से दिखा सकते हैं, अपनी प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत सकते हैं। और हम मंच पर देखते हैं, जब हम लाइव शो में होते हैं, कि लोगों का हाव भाव क्या है, हम उस प्रकार से अपनी बात को रख देते हैं। लेकिन जब साहित्यिक जो लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि पाठक का उस वक्त का हाव भाव क्या होगा। तो वो काम करना बड़ा कठिन है कि आप पाठक के हर प्रकार के हाव भाव को समझकर अपने यदि लेखन करेंगे, तो इस जगह पर ये बात बहुत कठिन है। और यदि यहाँ पर जिसने इस काम को कर दिखाया, तो वो उस जगह पर सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर पाया। जिस तरह प्रेमचंद्र जी ने, प्रेमचंद्र जी का पूरा साहित्य आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ही उपयोगी है। हम गोदान को देख लें और निर्मला को देख लें, उनका जितना भी साहित्य है हम आज भी उसी रुचि से पढ़ते हैं जिस रुचि से उन्होंने उस वक्त लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम मंच पर जो कविता सुना रहे हैं, वो कविता आज से 100 वर्ष बाद उसी तरह जमे या उसी प्रकार लोग उसको सुने। तो ये इसके बीच में जो ये अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है, और इसके बीच में सामंजस्य बिठाना सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सही बात है कि मंच पे जब हम आते हैं तो एक साथ 5,000 4,000 लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, पर जब वही कविता किताब में आती है, तो अगर वो क्लास 7th में है, तो 7th के ही उस जो 40-50 की संख्या है क्लास में, उस तक ही पहुंचती है। एक सवाल लेकर के और प्रमिला जी मैं आपके पास आती हूँ कि आज के दौर में जब हर माता पिता, हर अभिभावक, हम सब अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, और जरूरी भी है उनके आगे के भविष्य के लिए, तो हिंदी का लेखन कितना चुनौतीपूर्ण है आज से 10 साल बाद वाले जनरेशन के लिए? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हिंदी में का जो लिखा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है अंग्रेजी के लिखे से। आप अंग्रेजी में कुछ लिख देते हो और आपको बुकर प्राइज मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्रेमचंद को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका दरअसल आप उसको किसी पैमाने पे तौल ही नहीं सकते हो, कि वो जो चीजें लिख गए हैं उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अब चीजें जिन सेट पैटर्न्स पर देखी जाती हैं उसमें अंग्रेजी का चलन है, लेकिन अब हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप देखिए लोग वापस हिंदी की तरफ जा रहे हैं। अब चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर विदेश के मंचों से या लाल किले से वो हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी को जो एक ठसक, आप हिंदी बोलने में आपको जिस आत्मसम्मान का, जिस अभिमान का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। कोई फटाफट से कह देता है, यू नो माय सन ही नेवर स्पीक्स हिंदी, ही डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। तो लेकिन हिंदी वाला शर्मिंदा हो जाएगा। हम क्यों नहीं कह सकते माय सन, यू नो माय डॉटर शी कांट स्पीक इंग्लिश? तो हम नहीं कह सकते, ये हमें उसमें लाज आएगी। तो वो फर्क जो है वो हमने खुद ही क्रिएट किया। हम खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब मैंने अपने घर में ऐसा माहौल नहीं रखा है। अगर उसे कुछ चीज अंग्रेजी में आती है और उसी का उसको हिंदी अनुवाद भी आना आवश्यक है, ये बताया है, ताकि कम से कम ऐसा ना हो बच्चा एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा हो और उसे अपनी मातृभाषा को लेकर कम से कम
किसी तरह का झिझक नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी मातृभाषा के लिए भी वही सम्मान होना चाहिए। और हम सब, आप सब ये करने लगेंगे अपने बच्चों के साथ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, जिस सम्मान के साथ हिंदी अब जाकर बैठी है, आप देखेंगे जो गौरव हम देखेंगे कुमार विश्वास को मिलता है, वो किस सहज सरल हिंदी के साथ बोलते हैं, और उनको विदेशों विदेशों में कितना नाम है। तो कविताओं के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी, अब मैंने एक नाम लिया है, लेकिन बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं जरूर देखूंगी कि उन्होंने वो श्रेय दिलाया है हिंदी को। तो वो चीज है, अगर आप हिंदी को उसके पूरे सम्मान के साथ ऐसे मंच पर रखेंगे, तो एक ना एक दिन हिंदी भी आपको आपका मान दिलाएगी। बिल्कुल सही बात है। और एक सवाल लेकर के मैं सपना जी के पास आती हूँ और जल्दी से इसका जवाब चाहूंगी सपना जी, कि क्या ऐसा लगता है कि जो ये जनरेशन आई है, अभी जो बच्चे आ रहे हैं या आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे, उनके अंदर रुचि तो थी कविता लेखन की, पाठन की, लेकिन मंच की दुनिया को देख करके उन्होंने अपनी उस रुचि को एनहांस किया, उसको बढ़ाया, सीखने की कोशिश की, मतलब अपना गुरु बनाया, या लोगों को पढ़ करके उनके अंदर एक जो एक कहते हैं ना कि एक इनकलकेट हुआ कि हमको कविता अच्छा लिखना है। क्या इसके पीछे मंच की दुनिया का हाथ है पॉजिटिव वे में? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल है। बहुत नए बच्चे भी हम देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, आप भी मंचों की दुनिया से जुड़ी हैं, नम्रता भी जुड़ी हुई हैं। तो अभी एकदम बाढ़ जैसी आ गई है, बहुत सारे युवा कवित्रियां, युवा कवि हमारे क्षेत्र में आए हैं और बहुत अच्छा लेखन लेकर, बहुत अच्छी प्रस्तुति लेकर के मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ उन लोगों को। और मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इन लोगों को आना भी चाहिए। एक बहुत बड़े कवि हमारे जयपुर के हुए स्मृति शेष आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, उनकी गीत की एक पंक्ति मुझे इतनी ज्यादा प्रभावित करती है इस बात को लेकर के, तुम्हारे इस प्रश्न को लेकर के दीदी, कि उन्होंने कहा कि पेड़ से पत्ते पुराने झड़ रहे हैं, को पलों के मुस्कुराने का समय है। क्या बात है। तो जब हमें मालूम है उनकी आवश्यकता है, तो वहां वो आ रहे हैं और उनका वो प्रभावित हो रहे हैं, देख रहे हैं। कवि सम्मेलन एक छोटी मोटी दुनिया नहीं है, कवि सम्मेलन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, और आवश्यकता जरूर हम लोगों को आवश्यकता है, और उनका हम जितने भी कवि हैं, हालांकि मैं बहुत बड़ी कोई नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ अभी, लेकिन मुझे लगता है मुझसे भी जो छोटे लोग आ रहे हैं उनका दिल से स्वागत करना चाहिए, उन्हें भी सही दिशा निर्देश देने चाहिए और मन से स्वीकारना चाहिए उनको। स्थापित होने के लिए जब तक हम लोग उन्हें स्नेह नहीं देंगे तो वो हमें सम्मान नहीं दे पाएंगे। तो वो प्रभावित होते हैं, कर रहे हैं, और अच्छी बात है। जी प्रमिला जी, एक मिनट में आपसे भी इसका जवाब चाहूंगी कि क्या मंच की दुनिया ने आने वाली पीढ़ी के मन में हिंदी के प्रति प्रेम और रुझान पैदा किया है? हाँ, या कर रही है या करेगी? बिल्कुल किया है, क्योंकि ये तो मैं अपने निजी तजुर्बे से बता रही हूँ कि मुझे बहुत कविता का मैं कुमार विश्वास जी को मैंने जरूर सुना था, और कुछ दो चंद लोगों को जानती थी। ये आप तमाम चेहरों से वाकिफ नहीं थी, ये मेरी कम अकली या मेरे अल्प ज्ञान समझिए। लेकिन मैंने जब ऐसे ही कुछ लिखा, और चूंकि उसको एक रिदम में लिख लिया, या तुकबंदी जिसे कहते हैं वो बनाया, और फिर मैंने उसका वीडियो बना के जब ट्विटर या सोशल मीडिया पे डाला, तो उसके बाद मुझे बहुत रिस्पांस आया। लोगों ने कहा कि आप और कविता कीजिए, आप और कविता कीजिए। तो हो सकता है कि शायद वो और मेरी बेइज्जती चाहते हो, लेकिन मैंने उस मसले को बहुत सीरियसली ले लिया, मैंने वो करना शुरू किया। तो उसके बाद कुछ जानने वालों ने भी कहा, तो उससे मुझे लगा हाँ, ये लोग तो कम से कम ऐसा नहीं कह सकते। तो मुझे बहुत ज्यादा तो मतलब मैं बहुत बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भाव को व्यक्त कर लेती हूँ। तो उससे एक मुझे तो जैसे इनहेंसमेंट मिला, मुझे लगा हाँ ठीक है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँ। फिर तब उसके बाद मैंने सब लोगों को देखा, सुनना शुरू किया, और मैंने और लोगों को देखा, तो मुझे लगा हाँ यार, कितने सारे लोग हैं। और मैं देखते नए नामों को जानना मैंने शुरू किया है। तो लोगों को वो तो उससे क्या बोलते हैं, उससे लोगों को प्रोत्साहन तो मिल रहा है, और नई जो प्रतिभा है उसको आगे आने का मौका मिल रहा है। तो हाँ, ऐसे मंचों का स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सच में माँ हिंदी को आगे लाने के लिए
मंच जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है। और अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न लेके मैं नम्रता के पास आती हूँ, उसके बाद आप सबको सुनना भी चाहेंगे हमारे श्रोता। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उन सबको, क्योंकि आप सबसे बात करने में ही वक्त इतना जो है घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं। नम्रता बेटा, एक सवाल आपसे कि जब हम लिखते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो बहुत सारे लोगों के बीच से जाता है और हमारी प्रशंसा होने लगती है। कुछ अच्छे जो पारखी कवि कवित्री हैं वो प्रशंसा करते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? क्या हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हाँ, अब हम इस स्टैंडर्ड को सेटअप कर लिया, जिससे नीचे नहीं आना है और मेहनत करना है और अच्छा करना है? जी दीदी, बिल्कुल। ये आप जो कह रही है ये एकदम सही बात है। और मैं ही, जैसे कि मैं 4 साल से मंच पर हूँ और 7th क्लास से और 12th क्लास के बाद तो फिर लिख ही रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बहुत पहले, जब मैं कवियों से नहीं जुड़ी थी और यूं ही सोशल मीडिया पर डाल देती थी, तो बस मैं डाल देती थी, मुझे कोई मतलब नहीं होता था कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब बड़े कवियों से मैं सोशल मीडिया पर जुड़ी और मेरी कविता पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, तो मैंने उसमें सुधार किया और सुधार होते होते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो जिस स्टैंडर्ड तक बढ़ गई हूँ, उस स्टैंडर्ड के अगर पीछे का कुछ लिखती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है। और ऐसा लगता है कि यदि इस पर कोई बुरी ये लगता है मन में कि प्रतिक्रिया अच्छी ही आनी चाहिए, सबको लगता है कि मेरी तारीफ हो, मेरी कविता की तारीफ हो, तो मुझे भी लगता है। और मैं उसको प्रिपेयर करके कि हाँ, ये शायद मेरे स्टैंडर्ड का है और मैं यदि इससे नीचे लिखूंगी तो निश्चित रूप से लोग मुझे बुरा कहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कविता स्वांतः सुखाय के लिए तो होती ही है, लेकिन जब वो कविता दूसरों को सुख देने लगे तो उससे अधिक सुख हमें मिलता है। तो ये भी स्वांतः सुखाय ही हुआ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक स्टैंडर्ड पर हमारा लेखन हो जाता है तो हमें उसके आगे ही लिखना चाहिए। यदि हम उसके पीछे लिखते हैं तो लोग हमें ट्रोल भी कर सकते हैं और लोग हमारी बुराई कर सकते हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आ सकता है। नहीं, ट्रोल और बुराई की तो बात यहाँ है नहीं, क्योंकि ट्रोल कौन करेगा? हमारी पोस्ट पे जो लोग आते हैं उसमें कविजन तो होते ही हैं, लेकिन मैं एक बात भी बहुत, मुझे कहने में बिल्कुल भी डर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें मीटर महर मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। वो कविता के भाव को देख करके बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सार गर्भित इत्यादि टिप्पणियां देते हैं। लेकिन सपना 1 मिनट, आधे मिनट में वाइंड अप करिए इसको कि क्या सच में आपकी कविता की तारीफ अपने कुल के बड़े लोगों द्वारा अगर होती है तो ये जिम्मेदारी को बढ़ाती है, इस एहसास को बढ़ाती है कि बिल्कुल, नहीं, सपना बिल्कुल, और अच्छा लिखता है। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जितना मैं कर पाई हूँ, जितना सा नाम मेरा हुआ है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जो लिख रही हूँ उसके साथ पूरा न्याय करूं। और अगर मुझे लगता है जैसा हमारा पूरा जीवन एक तरीके से अनुशासित होता है, हमारी दिनचर्या अनुशासित होती है, सुबह जल्दी उठना, योगा करना, नहाना, खाना पीना, जो भी हमारा व्यवस्था है हमारे पूरे दिन की, मुझे लगता है कि लेखन भी वही है, वो पूरी तरीके से अनुशासित होना चाहिए। अगर वो सब चीजें नहीं है तो हमें एकदम खुल के उसको सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए। हमें हमारे कोई उस्ताद है, कोई गुरु है जो हमने बनाए हैं, एक बार उनसे जचवा लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए। फिर जब हमें लगे कि हाँ, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर इसे डाल सकते हैं, तो वो डालिए। तो आप भी पूरी तरीके से किसी को भी उत्तर देने में भी नहीं झिझक पाएंगे कि कहीं गलती हुई है या कुछ भी। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है वाकई, और उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। जी प्रमिला जी, एक सवाल उसके बाद काव्य पाठ पे आती हूँ। मेरा मन नहीं भर रहा है, सवालों की पोथी मेरे पास है सखियों से पूछने के लिए कि जब मैंने सोचा कि कविता क्या है, तो मुझे लगा कि कविता जो है, क से कल्पना, वी से विचार और ता से तालमेल, कि कल्पना और विचारों का तालमेल है कविता। एक वाक्य में आप बताइए कविता क्या है आपके हिसाब से? कविता बड़ी कोमल, एक कोमल भाषा में आपकी अभिव्यक्ति है, क्योंकि गद्य तो आप बहुत लंबा सा लिख सकते हैं, कम शब्दों में बहुत ही मृदु तरीके से आपने अगर अपनी बात को, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, मेरे नजर में वो कविता है। और जो दिल से निकले वो कविता है। दिल से तो हालांकि गद्य भी निकलता है, लेकिन बिल्कुल जो बह जाए दिल से एक झरने की तरह, वो पंडित है कर दे। कविता। जी चलो नम्रता, और 3-3 मिनट का काव्य पाठ हो जाए।
शुरू हो जाओ। मैं शुरू करूं? हाँ शुरू करो नमस्ते। अच्छा, सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक छोटा सा गीत रखती हूँ। मेरा प्रचलित गीत है, थोड़ा सा प्रचलित गीत है, कई लोगों ने सुना है, वो गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। सुनाओ जल्दी। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। जैसा कि सबको पता है, मैं वीररस पढ़ती हूँ, वीररस लिखती हूँ, तो उस पर ये गीत है कि विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार। और इसका बंद है कि मोहन की मुरली को आखिर कब राधा का द्वार मिला। राधा को भी मुरलीधर की बंशी का कब प्यार मिला। तो मन में जितनी इच्छाएं थी कितनी पूरी हो पाई। अलग अलग कर्तव्य जन्म के अलग अलग संसार मिला। तो इतना विरह मिलन का कैसे जीवन पर उपकार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। रोज हरण सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। और अगला बंद हम सबने देखा कि किस प्रकार राम को वनवास हुआ। तब कहती हूँ कि जब जीवन में सुख सम्मुख थे तब दुख का आभास मिला। जब जीवन में सुख सम्मुख थे तब दुख का आभास मिला। माता से ही राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। माता से ही राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। तो ग्रहण जिन्हें करना था अपने राजमहल के वैभव को, उन पावन रिश्तों को जाने कितने दिन उपवास मिला। उन पावन रिश्तों को जाने कितने दिन उपवास मिला। तो जीवन बन के सघन तिमिर में कैसे मैं उजियार लिखूं। जीवन बन के सघन तिमिर में कैसे मैं उजियार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। ये गीत बड़ा बहुत अच्छा। आपके बीच रखती हूँ। आदरणीय प्रमिला दीदी जी उपस्थित हैं। आप टीवी चैनलों में आपकी मैं देखती हूँ, तो आप कितने सारे न्यूज कवरेज करते हैं, जिसमें आपने निर्भया के लिए भी न्यूज कवरेज की। तब मैं उस पर एक पंक्ति एक बंद समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कि रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है। रोज न जाने कितनी पीड़ा अंदर अंदर घुटती है। नजर कहीं जब अंधकार की उजियारों पर उठती है। नजर कहीं जब अंधकार की उजियारों पर उठती है। सरेआम दुशासन अब तो मिल जाते बाजारों में। हंसते रहते लोग द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है। हंसते रहते लोग द्रौपदी गलियों गलियों लुटती है। तो घृणित अपावन संबंधों पर, घृणित अपावन संबंधों पर कैसे अपना प्यार लिखूं। घृणित अपावन संबंधों पर कैसे अपना प्यार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। विकृति और विसंगतियों पर मन कहता अंगार लिखूं। रोज हरण की जाती सीता फिर कैसे श्रृंगार लिखूं। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बिल्कुल चित्रित कर दिया।
तुमने वाह कि वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नम्रता, बहुत बढ़िया गीत है, वाह। बहुत आभार, बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्रमिला जी आप भी कुछ सुना दीजिए जल्दी से, फिर सपना जी भी। देखो मैं तो इन्होंने निर्भया की बात की तो नम्रता मैं बताऊं, मैं थी जिसने ये केस ब्रेक किया था। सुबह करीब 5-6 बजे करीब मुझे फोन आया था और मेरे जानकारी देने वाले ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा रेप हुआ है और लड़की का बचना मुश्किल है। तो मेरे दिमाग में वो बात बहुत देर तक गूंजती रही, यार ठीक है रेप हुआ है, हमने ऐसी खबरें कवर की हैं, पर दूसरी बात से ना उससे मैं बहुत वो हो गई थी कि लड़की का बचना मुश्किल कैसे है। उसके बाद जो मैंने उसको 15 दिन महीने भर कवरेज की है तो मैं खुद भी ऐसे बदहवास हो जाते हैं ना वैसे। तो इंडिया गेट पे जो भीड़ थी मुझे लगता है वो सब या पूरे देश में जितने जो लोग थे वो सब एक ही फीलिंग के साथ जुड़े थे। तो आपकी जो कविता है वो बिल्कुल उसके लिए आप साधुवाद की पात्र, इतनी बढ़िया कविता लिखी है। और अगर स्थिति बदलती है तो तभी कुछ इसका हल निकलेगा, वरना क्या है, ऐसे आप कितने कोष बना देंगे उसका कोई हल नहीं निकलता। लेकिन मैं बिल्कुल एक बात बिल्कुल। देख रही हूँ नन्ही जी, आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मतलब पूरा घुमा दिया, लेकिन सब कोरोना को भूल गए। मैं भूलने हाँ, नहीं दी। मैं आपको वापस वहीं घुमा के लाती हूँ जिसकी वजह से आज हम चार खिड़कियों में बिल्कुल मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सही कोरोना बात के है। काल के लिए मैंने कुछ लिखा है और सपना जी बिल्कुल आपसे मैं पहले से ही माफी मांगने के साथ बोलूंगी क्योंकि इसमें मीटर तैर मुझे नहीं पता किधर तैर रहा होगा। लेकिन फिर भी मैंने कुछ लिखा है तो आपसे माफी के साथ। आप सुनाइए, आप सुनाइए, सुनाइए। अच्छे अच्छों को रुला दिया, अच्छे अच्छों हम्म को रुला दिया, बेमौत नींद में सुला दिया, ऐसे भी क्या पाप हम्म हुए जिनका हमें ये सिला दिया। अच्छे अच्छों हम्म को रुला दिया, बेमौत नींद में सुला दिया, ऐसे भी क्या पाप हुए जिनका हमें ये सिला दिया। तेरे आने पर ही ना हो धिक्कार, तेरे हम्म। आने पर ही ना हो धिक्कार, 2020 अब बस भी कर ले यार, अब बस भी कर हाँ, ले क्या यार। बात है मैं यार। साल की पहली रात ही हम, साल की पहली रात ही हम आशा का जश्न मनाते हैं, अच्छे बुरे तजुर्बे सारे उस साल की याद दिलाते हैं। कितनी हम्म। आशावादी होते हैं हम, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। सही साल की पहली सही रात बात। ही हम आशा का जश्न मनाते हैं, अच्छे बुरे तजुर्बे सारे उस साल की याद दिलाते हैं। इस बार तो तूने होली पर ही गले लगना किया दुश्वार, 2020 हम्म। अब बस भी कर अब ले यार। बस भी कर यार, सही बात है। छुट्टी बस की भी तूने करते हैं। छुट्टी कर दी, छुट्टी की हम्म। तूने छुट्टी कर दी, जीवन काढ़े की घुट्टी कर दी, ना बंधी हाथ हाँ। में कितनी राखी, ईदे हम्म। जीबे से जेबे ईदी से रह गई खाली। कभी देखा है वर्चुअल त्योहार, कभी देखा है हाँ वर्चुअल हाँ त्योहार, हाँ। वर्चुअल त्योहार। 2020 भी सब कर ले यार। बहुत हर बढ़िया, नया बहुत दिन बढ़िया। एक नई शंका, हर नया हम्म दिन एक नई शंका, जाने किसकी अब लगेगी रंका। 7 महीने हम्म नाश किए, अब तो कर ले कुछ ढंग का। हम्म। मनहूसियत का मत बने इश्तहार, 2020 अब बस भी कर ले यार, अब भी कर बस भी कर यार। ले यार। बहुत अच्छी धन्यवाद। कविता और बहुत क्या बात, प्रासंगिक कविता। बहुत बढ़िया, बहुत वाह 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 वाह, अच्छे भाव हैं, बहुत बहुत शानदार। बहुत सुंदर वाह। भाव, बहुत सुंदर भाव। और रही बात जो आपने सपना से कही कि मीटर और ये सब मत देखिएगा, तो मैं, मेरे पास तो पत्रकारिता का प भी नहीं है, फिर भी मैं 4 लोगों के साक्षात्कार लेकर के बैठ गई हूँ, तो वो सब कुछ नहीं होता। चलो सपना, जल्दी से 2 मिनट में आप भी वाइंड अप कर दो, क्योंकि स्टूडियो से एक छोटा मैसेज सा आ रहा है गीत मैं कि सुनाती हूँ और हाँ अपने रंग हाँ। का एक गीत सुनाती हूँ जो मैं लिखती हूँ, कविता मेरे मन के भाव आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। एक बिल्कुल बहुत ही सुनाओ। सरल सहज सा गीत। मैं हाँ। पाखी तुम मेरे पंख हो, पाखी चिड़िया, मैं पाखी तुम मेरे पंख हो, तुम बिन उड़ ना पाऊंगी, तुम मुझसे नाराज ना होना, जीते जी मर जाऊंगी, मैं पाखी तुम मेरे पंख हो। वाह वाह वाह,
मेरे नैनों की झीलों में बस सारे ख्वाब तुम्हारे हैं, सच कहती हूँ वे सब मुझको प्राणों से भी प्यारे हैं। नींद न टूटे इस कारण से पलक नहीं झपकाऊंगी, मैं पाके तुम मेरे पंख हो, तुम बिन उड़ ना पाऊंगी। तुम मुझसे नाराज ना होना, जीते जी मर जाऊंगी, मैं पाके तुम मेरे पंख। और ये बंद मुझे बहुत ही प्यारा सा बंद हुआ है, बिल्कुल शरारती सा, सुनेगा कि तुम चुपके से आ जाते हो यादों की अंगनाई में, फिर शामिल हो जाते हो तुम एक एक अंगड़ाई में। इससे आगे की मैं तुमको, इससे आगे की मैं तुमको अभी नहीं बतलाऊंगी, मैं पाके तुम मेरे पंख हो, तुम बिन उड़ ना पाऊंगी। तुम मुझसे नाराज ना होना, जीते जी मर जाऊंगी, मैं पाके तुम। और अंतिम बंद, प्यास और जल जैसा ही है मेरा और तुम्हारा रिश्ता, इसे नजर ना लगे किसी की, रहे सलामत प्यारा रिश्ता, यह मन्नत पूरी हो जाए ऐसी दुआ मनाऊंगी, मैं पाके तुम मेरे पंख हो, मैं पाके तुम मेरे पंख हो, तुम बिन उड़ ना पाऊंगी। तुम मुझसे नाराज ना होना, जीते जी मर जाऊंगी, मैं पाके तुम मेरे पंख हो। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का जो सिटी अपडेट चैनल पे हमें देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी का मैं हम चारों नारियों की तरफ से, चारों महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार बहुत प्रकट करती आभार हूँ। सभी को। बहुत आभार। और सिटी अपडेट चैनल का प्रवीण कौशिक जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भूलिएगा नहीं, कल फिर एक नए एपिसोड के साथ शाम 5 बजे आपकी बात नंदिनी के साथ, जिसमें हमारे साथ होंगे ऑक्सफोर्ड से, वेल्स से और लंदन से 3 बड़े कवि जो ब्रिटेन की सरजमी पर रहते हुए हिंदी का परचम लहरा रहे हैं। तो जरूर इसे लिंक पे कल जुड़िएगा शाम 5 बजे। और आज के अतिथियों को फिर से मेरा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, देश से प्यार करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी का।